नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए 18 अप्रैल को मतदान। ओडिशा विधानसभा की दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी अधिसूचना। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में गरीबी उन्मूलन पर जोर। डीएमके के घोषणा पत्र में तमिलनाडु को नीट परीक्षा से अलग करने का वादा। जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक। निर्माणाधीन और सस्ते घरों के लिए जीएसटी की घटी दर को लागू करने के तौर तरीकों पर हो सकती है चर्चा। आतंकियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए देश का नेतृत्व सक्षम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कड़ा संदेश। कहा, पुलवामा के शहीदों का बलिदान ना भूले हैं, ना भूलेंगे। और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सैनिकों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। प्रदीप कुमार पांडा और विजय कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, जयप्रकाश और अजय कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान। और बुलेटिन में सबसे पहले खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन ज्यादातर जगहों पर नामांकन फॉर्म लेने के लिए प्रत्याशी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में पहले दिन हालांकि कोई नामांकन नहीं भरा गया। वहीं तेलंगाना में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले दिन ही अपना नामांकन भरा। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन राज्यों पर वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीटें शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग आज सोशल मीडिया ग्रुप की एक अहम बैठक चुनाव आयोग ने बुलाई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक होने वाली है।
इसमें निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनेगी और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफ़ी सवाल जवाब होंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में गरीबी खत्म करने पर खासा जोर दिया गया है। पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि पार्टी अब महाराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन निरोधात्मक कार्यक्रम लागू करेगी। एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में जरूरतमंद परिवारों को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का वादा किया गया है। वहीं तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक तरफ जहां डीएमके ने इस चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की है, वहीं राज्य को नीट से छूट दिलाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रदेश के छात्रों का एजुकेशन लोन माफी समेत कई वादे किए हैं। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के 7 कैदियों को मानवता के आधार पर रिहा किया जाएगा। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम होने जा रही है। ये बैठक पहले सोमवार को होनी थी, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री के निधन के बाद पार्टी ने इस बैठक को टाल दिया था। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होनी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन चुका है। देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चौकीदार बने हैं। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप की 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही आंध्र विधानसभा चुनाव के लिए 132 और ओडिशा विधानसभा सीटों के लिए 36 सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 3, आंध्र प्रदेश की 22, असम की 5, ओडिशा की 6, तेलंगाना की 8, पश्चिम बंगाल की 11 और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जहांगीरपुर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और रायगंज से दीपा दास मुंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के लिए 4 बार में कुल 81 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गजपति राजू विजयनगरम, के श्रीनिवास विजयवाड़ा, गल्ला जयदेव गुंटूर और एन शिव प्रसाद चित्तूर से चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्य की 9 लोकसभा सीटों और 54 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नवीन पटनायक 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। वो हिंजली और बीजेपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। ओडिशा में इस बार 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना है। ओडिशा की 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर पहले चरण 11, दूसरा 18, तीसरा 23 और आखिरी चरण यानी 29 अप्रैल को चुनाव होना है।
महागठबंधन बनाने निकली कांग्रेस का हाथ हर तरफ खाली नजर आ रहा है। बात बनते बनते बिगड़ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक यही सूरत हाल है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ 4 छोटे दलों का महागठबंधन जोर शोर से उभरा जरूर, लेकिन सीट बंटवारे का झटका खाते ही लड़खड़ाने लगा। पिछले 3-4 दिनों से आरजेडी और कांग्रेस के बयानों में तनातनी देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से आनाकानी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस की 11 सीटों की मांग को नकार दिया है और कहा है कि कांग्रेस या तो सीटों की मांग को 11 से 8 पर लाए या फिर बिहार में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो आरजेडी महागठबंधन के बाकी सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे की घोषणा कर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बाद वो एक बैठक में भी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद राहुल गांधी इम्फाल पहुंचेंगे और पीसीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत भदोही में सीता समाहित स्थल में पूजा अर्चना करके की। वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी का एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी बोट यात्रा को पिकनिक करार दिया है और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब मांगा है कि जिन्हें अपने ही घर में भ्रष्टाचार की महागाथा नजर न आती हो, जिन्हें अपने यहां न चोरी दिखती हो न चोर दिखता हो, वो ईमानदारी का ढोल पीटते हुए आगे बढ़ें, तो इसे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में एक कहावत है कि जब यह बात कांग्रेस पार्टी कहे, कांग्रेस पार्टी में भी वह परिवार कहे जिसके ऊपर अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप अनेकानेक पीढ़ियों से लगते आ रहे हैं, तो वही कहावत चरितार्थ लगती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 8वें भाग में मोदी सरकार के आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा है कि 1991 के उदारीकरण के बाद देश में दूसरे बड़े आर्थिक सुधार की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक नीतियों के सुधार को धक्का लगा। वित्त मंत्री ने 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद उठाए गए आर्थिक सुधारों को इस दिशा में अहम कदम बताया। 14 सुधारों की बात करते हुए वित्त मंत्री ने लिखा कि कर सुधार के तहत जीएसटी लागू किया गया, कर का दायरा बढ़ाया गया, काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई, कई देशों से इससे जुड़े समझौते किए गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को मंजूरी दी गई जिससे काले धन और भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा है। आधार के जरिए वित्तीय समायोजन में मदद मिली। सरकार महंगाई में काबू पाने में कामयाब रही। सहकारी संघवाद, कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया। शहरों में भी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया में भारी निवेश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्वच्छ भारत जैसे कदम उठाए गए। इस देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। 2008 से लेकर 2014 तक बैंकों ने 18 लाख करोड़ जो ऋण दिया हुआ था 2008 में, उसको 55 लाख करोड़ कर दिया। लोगों ने बैंकों को लूट लिया कांग्रेस की हुकूमत के दौरान, और बैंक आगे ऋण देने की स्थिति में नहीं थे, एनपीएस हो गए। हमने क्या किया? जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लाए, जो इस प्रकार के प्रशासक थे कंपनियों के, उनको कंपनियों से बाहर निकाला, उनकी कंपनियों की नीलामी की। नए लोग आ रहे हैं, ऋण उतार रहे हैं ताकि बैंक गरीब की सेवा कर पाए। जीएसटी परिषद की आज 34वीं बैठक जारी है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की घटी दरों को लागू करने समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। बैठक में केवल उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिन पर फैसला लिया जा चुका है और उन्हें अमल में लाया जाना है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए जीएसटी की जो दरें कम की गई हैं
उनसे संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% और सस्ते आवासों पर दर को कम करके 1% कर दिया था। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। परिषद की इस बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े नए नियमों पर अपनी मंजूरी देने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार के 2 साल के कार्यकाल का हिसाब देते हुए कहा कि पिछले 2 साल में राज्य में विकास का माहौल बना है। बीजेपी की सरकार में प्रदेश को कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन पिछले 2 साल में प्रदेश की छवि बदली है। हमारी सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया गया। प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के द्वारा निवेश के प्रस्ताव पास हुए। 10 वर्षों में जितना निवेश नहीं हुआ उससे भी 50% अधिक निवेश मात्र 2 वर्ष के अंदर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है। स्वाभाविक रूप से निवेश होगा तो निवेश के कारण प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी की बेहतर संभावनाएं प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती हुई दिखाई देंगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान निवेश का जो बेहतर माहौल हमारी सरकार बनाने में सफल हुई, हमारी टीम बनाने में सफल हुई, इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर 15 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार और नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर बनाने में हम लोग सफल हुए। बीजेपी विधायक प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। रात 1:45 बजे के करीब राजभवन में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत सरकार को कल विश्वास मत हासिल करना है। प्रमोद सावंत के अलावा 11 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुधीर धवलेकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई खास हैं। बाकी शपथ लेने वाले वो पुराने विधायक हैं जो पर्रिकर सरकार में मंत्री थे। एमजीपी के 2 विधायकों सुधीर धावलेकर और मनोहर अजगांवकर के साथ साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई, विनोद पालेकर और जयेश सलगांवकर को शपथ दिलाई गई। बीजेपी से मोविन गौदिन्हु, विश्वजीत राणे, मिलिंद नाइक और नीलेश नाइक को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्दलीय विधायकों रोहन खावंटे और गोविंद गावड़े को भी शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरदेसाई और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुधीर धवलेकर के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सावंत के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन ने राज्यपाल को 20 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। उसके बाद नई सरकार को शपथ दिलाई गई। बीजेपी गठबंधन ने बीजेपी के 11 के अलावा जीएफपी, एमजीपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। बीजेपी को एमजीपी के 3, जीएफपी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन कर रहे सभी विधायक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सावंत ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। फिलहाल गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो इस पद के लिए चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के रविवार को हुए निधन के बाद से पद खाली था। मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। कल फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट अच्छी तरह से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइन विच इज टेक कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गोवा प्रदेश को देना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी जो हमारे माजी मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर हैं, इनके जितने सारे प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट गोवा में चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट पूरे करने की प्रायोरिटी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को शुभकामनाएं दी और ट्वीट करके विश्वास जताया कि वो राज्य के विकास को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज हरियाणा के गुरुग्राम में सीआरपीएफ की 80वीं वर्षगांठ परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 80वें स्थापना दिवस पर परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जवानों का ये बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत विभाजन के दौरान सीआरपीएफ के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शायद लोग भूल गए हैं कि भारत पाक विभाजन के दौरान बेहद कम संख्या थी, लेकिन सीआरपीएफ ने जो भूमिका अदा की थी उस पर किताब लिखी जा सकती है।
मैं 40 उन बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया और पुलवामा के अंदर में एक बहुत ही दारुण उस घटना के अंदर में इतनी सारी जानों की आहुति इस बल को और राष्ट्र को देनी पड़ी। राष्ट्र इसको न भूला है न भूलेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्ग क्या हो, हमारा ध्येय क्या हो, हमारी प्रक्रिया किस प्रकार की हो, उसका समय क्या हो, हमारा इसका निर्धारण इस देश के नेतृत्व इसका निर्धारण करने में वो सक्षम भी है और उसमें हौसला भी है। भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में विशिष्ट बहादुरी, अतुलनीय साहस और कर्तव्य प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अधिकारी और जवानों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 2 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 26 अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल प्रदीप कुमार पांडा और सेना के सिपाही विजय कुमार को असाधारण वीरता, अनुकरणीय साहस और अपने कर्तव्य के प्रति उच्चतम समर्पण और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। असम राइफल्स के सिपाही जयप्रकाश राव और राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया। रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। धारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र कांस्टेबल। मुंबई में पिछले हफ्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जुड़े फुटओवर ब्रिज गिरने के मामले में पुलिस ने एक स्ट्रक्चरल ऑडिटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नीरज कुमार देसाई की कंपनी ने कथित तौर पर पुल का ढांचागत निरीक्षण किया था। ढांचे में कमी होने के बावजूद उन्होंने पुल को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित घोषित किया था। बीते गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जुड़े ब्रिज का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज के हालात पर नागरिक उड्डयन सचिव को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। सुरेश प्रभु ने ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेट एयरवेज द्वारा विमान खड़े करने, एडवांस बुकिंग, कैंसिलेशन, रिफंड और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय जेट एयरवेज की स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रालय के सचिव को यात्रियों को होने वाली संभावित परेशानी का हल निकालने को कहा। इस बीच जेट एयरवेज का विमानों को उड़ान भरने से रोकने और उड़ानों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। कंपनी के विमान रखरखाव इंजीनियरों के संघ ने डीजीसीए को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में जेट एयरवेज फ्लाइट की सुरक्षा जोखिम में है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। घोटाले को अंजाम देकर ब्रिटेन में रह रहे नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नीरव को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के जवाब में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कुछ दिन पहले वारंट जारी किया गया और बाद में ईडी को सूचित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी जमानत के लिए अदालत के सामने लाया जाएगा और उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी। सीबीआई ने भी इंटरपोल और यूके अथॉरिटी से संपर्क साधकर भगोड़े कारोबारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करके तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबर में अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में बीते साल अगवा हुए 7 भारतीयों में से एक व्यक्ति 10 महीने बाद सुरक्षित भारत वापस लौट आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बाकी बचे 6 भारतीय नागरिकों की जल्द सुरक्षित वापसी के लिए भी अफगानिस्तान सरकार के साथ काम कर रहा है। तालिबान के आतंकवादियों ने अशांत उत्तरी प्रांत बगलान में पिछले साल 6 मई को भारत के 7 इंजीनियरों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद से भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार अफगानिस्तान सरकार से आग्रह करता आ रहा है। मंत्रालय ने अफगानिस्तान सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा किया है।
चीन ने भारत में 2008 में हुए मुंबई हमले को अब तक का सबसे कुख्यात हमलों में से एक बताया है। आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई और शिंजियांग में मानवाधिकारों का संरक्षण शीर्षक नामक एक श्वेत पत्र में चीन ने यह बयान दिया है। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चीन का ये रुख इस लिहाज से चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को चौथी बार वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाया है। चीन के इस कदम को भारत ने निराशाजनक बताया है। आतंकी अजहर भारत में उरी, पठानकोट और पुलवामा हमले का गुनाहगार है। जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। अशांत शिंजियांग प्रांत में उग्रवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में निकाले गए श्वेत पत्र में चीन ने कहा कि पिछले कुछ साल में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और उग्रवाद के फैलाव से मानवता को भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।